हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मध्यकालीन भारत का। और इसमें भी हमारा फोकस रहेगा दिल्ली सल्तनत काल पे। फ्रेंड्स, ये चौथा पार्ट कल रात को अपलोड हो गया था। फ्रेंड्स, यानी कि कल अपलोड हो गया था चौथा पार्ट, और ये पार्ट नंबर 5वां होगा। अगर किसी ने वो 4 पार्ट ना देखे हों तो मध्यकालीन भारत के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, इसमें भी हम दिल्ली सल्तनत पर ही फोकस करेंगे। इतिहासकार बर्नी के अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लाम क्यों नहीं माना है, क्योंकि जो हमारे देश की अधिकतर आबादी थी वो इस्लाम धर्म का अनुसरण नहीं करती थी। फ्रेंड, हिंदू धर्म का अनुसरण करती थी। फ्रेंड, समझ गए होगे इसीलिए। फ्रेंड, समझ गए होगे अधिकतर जो आबादी थी हमारे देश की वो इस्लाम में अनुसरण नहीं करती थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अपभ्रंश का प्रयोग। अपभ्रंश का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में क्यों होता था? तो ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए। फ्रेंड्स, कुछ भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए अपभ्रंश का प्रयोग होता था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंगेज खान तिमुचिन वंश का था। फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारत में पोलो का खेल तुर्क लेकर आए थे, और पोलो खेलते हुए मर गया था कौन? घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। कुछ यात्री फ्रेंड, इनको पधारने का सही क्रम में अरेंज करना है। फ्रेंड, तो देखिए कौन कब पधारा था, तो चलिए देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट फ्रेंड, तो देखिए सबको पता होगा अलबरूनी सबसे पहले आया था। फ्रेंड, यानी कि सी, और सी देखिए एक में ही है। फ्रेंड, आपको यहाँ से भी पकड़ सकते हो। फ्रेंड, उसके बाद आया था इबन बतूता, फिर ए। फ्रेंड, उसके बाद बी टर्बिनियर, और फिर मनूची। फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ये देख लीजिए। फ्रेंड, आगे देखिए। निम्नलिखित 4 भारी आक्रमणों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कालानुक्रम अनुसार। फ्रेंड, तो बताइए कौन सा कब आक्रमण हुआ था? तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड, देखिए पहले कौन सा आक्रमण हुआ था? पहले चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। फ्रेंड, 2। और फिर हुआ था तैमूर का। फ्रेंड, तैमूर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1398, याद रखना। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया था। फ्रेंड, और फिर नादिर शाह आया था, यानी कि 1 और 3। फ्रेंड, नादिर शाह कब आया था? तो यह था 1739 में। करनाल की लड़ाई लड़ दी थी। ठीक है, 1739 में करनाल की लड़ाई लड़ी थी इसने, अहमद शाह अब्दाली ने। किसके खिलाफ? तो एक डरपोक किस्म का बादशाह था, मोहम्मद शाह। ठीक है, उसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन बन जाता है ग्रुप सी डी एग्जाम में कि रंगीला बादशाह किसको कहते हैं, तो मोहम्मद शाह को। अब घृणित कायर फारूक शीर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। 2 4 1 3। ठीक है, पहले चंगेज खां, फिर तैमूर, और फिर अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और फिर नादिर शाह। ठीक है, समझ गए होगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए देखिए। ठीक है, कुतुब मीनार का सबसे पहले निर्माण हुआ था 2। ठीक है, फिर फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी 4। फिर आएगा विजयनगर का शासनकाल। ठीक है, 1। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, और फिर उसके बाद पुर्तगाली सबसे लास्ट में आए थे, यानी कि 2, और सबसे लास्ट में आएगा 3। 2 3 यहाँ देखिए। ठीक है, 2 3 सबसे लास्ट में यहाँ पर है, ये देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत के नीचे जो वंशों को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहले आए थे खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ठीक है, पहले खिलजी वंश आया था, और लास्ट में इब्राहिम लोधी वंश आया था। इसको हराकर बाबर ने भारत के ऊपर मुगल शासन की नींव डाली थी। ठीक है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दीवान। ठीक है, दीवान बंद का ये गुलामों का विभाग था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये कल की वीडियो में बताया कई बार, ये क्वेश्चन भी कल की वीडियो में था। ठीक है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कल क्वेश्चन था शायद। तो अलाई दरवाज़ा खिलजी ने बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। कई बार पूछ लेता कहाँ बनवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में। लेकिन यूपी पीसीएस में ये भी पूछा है कि अकबर ने जो ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो इसका गेट कौन सी चाबी से खोला था? तो सोने की कुंजी से। ठीक है, जो मोती मस्जिद है आगरा वाली, तो शाहजहाँ ने बनवाई थी, और मोती मस्जिद दिल्ली वाली तो औरंगजेब ने। 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए।
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नहरों का निर्माण किसने कराया था? फिरोज तुगलक ने। तीसरा पहले का बलबन। ठीक है, बलबन ने क्या कराया था? बलबन ने नौरोज का त्यौहार चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दीवान रिसालत और जहांगीर के शासनकाल में आया था। सर थॉमस रो। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो मिलान कर लोगे आप? मिलान कर दिया, ये देख लीजिए आंसर। ठीक है, अगला देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है। तो ये थे मुय्यारान। ठीक है, मुय्यारान, तो ये गुप्तचर विभाग होता था। ठीक है, तो चलिए, और जासूस विभाग को क्या कहते थे? तो इनको कहते थे बरीद। ठीक है, ये गलत है, जासूस को कहते थे बरीद। ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आके देखिए, यहाँ बताना कौन सा कदम गलत है। ठीक है, तो ये दीवान रिसालत बताइए किसने चलाया था? ठीक है, तो ये बलबन ने नहीं चलाया था, दीवान रिसालत चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, इनको देख लीजिए ध्यान से। दीवान मुख्तराज, तो ये भी खिलजी ने चलाया था। दीवान रिसालत, तो ये भी बलबन का नहीं था, ये भी खिलजी का था। ठीक है, दीवान अमीर को ही, तो ये फिरोज तुगलक का था। दीवान खैरात, तो ये फ्री का हॉस्पिटल था जहाँ पर लोगों का इलाज होता था मुफ्त में। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताना कौन सा किसके शासनकाल में था। तो चलिए देखिए, बिल्हण किसके शासनकाल में थे? तो ये कल्याणी के विक्रमादित्य के पृष्ठ के कालीन थे। ठीक है, पृष्ठ नहीं है, ये षष्ठ है, यानी कि विक्रमादित्य 6 की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि पहले का चौथा। अगला देखिए, जयदेव किसके काल में थे? तो ये लक्ष्मण सेन से बिलोंग करते थे। तीसरा, और क्षेमेंद्र, तो ये थे कश्मीर के अनंत वर्मन के काल में, यानी कि एक। और श्रीहर्ष, तो ये थे कन्नौज के गोविंद चंद्र, यानी कि 43 12 यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दीवान हिंसा, ये दान विभाग नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, कथन कारण वाला, ये देखिए यूपीपीसीएस के पालतू क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कथन क्या कहता है? प्रारंभिक में, ठीक है, आरंभ में तुर्की शासन या तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, तो ये सही है। ठीक है, कारण क्या कहता है? अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए आर सही है, और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ये देखिए, अगला देखिए, अगला क्या कहता है? ठीक है, कथन और कारण वाला देखिए, तो कथन कहता है 12वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, 12वीं शताब्दी के एंड तक नालंदा विहार का पतन हो गया था। और कारण क्या कहता है? तो कारण देखिए, महाविहार। ठीक है, महाविहार को राजकीय पर से मिलाया। ठीक है, महाविहार को राजकीय पर से मिलाया बंद हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये दोनों सही हैं, और इसके व्याख्या भी करता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, 12वीं शताब्दी में नालंदा का पतन हो गया था, यानी कि डेस्ट्रो कर दिया गया था। और महाविहार को राजकीय पक्ष, ठीक है, राजकीय पक्ष मतलब राजाओं का जो भी शासन वगैरह था, या जो भी राजा वगैरह इनको चलाने के लिए कार्रवाई करते थे, वो सब बंद हो गया था। ठीक है, तो दोनों ही सही है, स्पष्टीकरण भी हो रहा है। तो ये देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। अक्ता का अर्थ क्या होता था? तो ये देखिए, ठीक है, अक्ता का अर्थ होता था नगद वेतन। ठीक है, नगद वेतन के बदले किसी खास राजस्व भूभाग का अधिन्यास। और दूसरा देखिए, किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक और सेवानिवृत्ति के वेतन के रूप में, इसको कहते थे एकता। ठीक है, ठीक है, समझ गए होगा एकता विभाग क्या आता था? ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा तीव्र गति से चलना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत अधिकारियों को नियमित रूप से भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको कहते थे एकता। ठीक है, जो ऊपर बताया है। आगे देखिए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो ये दाम कोई सिक्का नहीं था। ठीक है, इनको याद रखना, दाम कोई सिक्का नहीं था। टका, जीतल और दोगानी, ये सब सिक्के थे। आगे देखिए, सल्तनत काल में सिक्के टका, ठीक है, सिक्के टका, सातगनी और एवं जीतल धातुओं से बने होते थे। ये तांबा और कॉपर के। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, तांबा और चांदी के। ठीक है, यानी कि कॉपर और सिल्वर के। आगे देखिए, जागीर के लिए आरक्षित भूमि कहलाती थी, तो ये कहलाती थी महाले पैबाकी। ठीक है, महाले पैबाकी आंसर है। ठीक है, देख लीजिए,
ऐसे क्वेश्चन है जो आपने शायद पहली बार सुने हो। आगे देखिए, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था, उसको कहते थे खालिशा। आगे देखिए, राज्य की आय के लिए रक्षित भूमि इस प्रकार था। या ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, कई बार पूछा है। जो राज्य की आय के लिए जो भूमि वगैरह थी उसको क्या कहकर बुलाया जाता था, तो उसको कहते थे खालसा। और कई जगह ये खालिसा भी लिखा मिलेगा। तो आगे देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसानों निम्नलिखित में से खेती नहीं करते थे, तो मक्का की उनको कोई नॉलेज नहीं थी। तो आगे देखिए, ये देखिए गुप्तचर। बता दिया, इसको बरीद कहते थे। गुप्तचर यानी कि जासूस वगैरह, बरीद। तो ये सूचना पहचाने वाले गुप्तचर थे, जो यूपीपीसीएस के पालतू क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्ययंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है, ये सितार। तो आगे देखिए, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल भारत में लागू हुआ था, यानी कि खोज की थी भारत वालों ने। आगे देखिए, उसरी भूमि। तो तुर्की, उसरी भूमि के स्वामी तुर्की लोग होते थे। आगे देखिए, खिदमती क्या था, तो ये था पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना, खिदमती क्या होता था, जो हमारे हिंदू शासक हार जाते थे राजा वगैरह, तो उनसे टैक्स लिया जाता था, उसको कहते थे खिदमती। आगे देखिए, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए लिखा है, तो ये था साहबुद्दीन अल मोरोरी। मतलब ये बंदा भारत में नहीं आया था, लेकिन इसने भारत का इतिहास वर्णन दिया है, तो ये था साहबुद्दीन उल उमरी। आगे देखिए, योगनीपुर का प्राचीन नाम तो दिल्ली का नाम था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत आने वाला कौन था, तो ये थे प्रांतीय गवर्नर। आगे देखिए, दिल्ली सुल्तानों ने राज परिवार के प्रमुख अधिकारियों के नाम से जाना जाता था, उनको कहते थे वकील दर। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था, जो राजा को एक सलाह देने के लिए मंत्री परिषद वगैरह होती थी और मंत्रियों का चुनाव राजा खुद की फैमिली से करता था, तो वही बता रहा है राज परिवार के प्रमुख अधिकारियों को किस नाम से जानते थे, तो उनको कहते थे वकील दर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके आयत पर मार्को पोलो भारतीय धन के एक बड़े भाग के अपव्यय पर दुख प्रकट करता है, तो ये घोड़ों को आयत होता था। और घोड़े बहुत महंगे आते थे, तो इसी के इस पर दुख प्रकट किया है मार्को पोलो ने। भारतीय धन के एक बड़े भाग के मतलब बर्बाद में वेस्ट हो रहे पैसे। तो इसने दुख प्रकट किया। अधीश कौन थे, तो ये इस्लामी कानून होते थे। आगे देखिए, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास तो क्या होता था, तो ये होता था शाही गुलाम। बंदगान माने होता है गुलाम। ये देख लीजिए, शाही गुलाम होते थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आईने उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासक के अंडर काम नहीं किया था या सेवा नहीं की थी, तो आई थिंक इल्तुतमिश होना चाहिए इसका आंसर। ये देखिए, इल्तुतमिश ही है। आगे देखिए, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से उस समय कौन उपदेश देता था या देती थे, जब लोधी वंश पतन में था और बाबर सत्तारूढ़ था। तो ये सिंपल वे में समझिए। ये पूछा जा रहा है, बाबर जब गद्दी पर बैठा था, तो उस टाइम पर कौन कौन से गुरु मतलब संत गुरु थे। तो बताइए कौन कौन से संत गुरु थे। तो बताइए, तो दादू मियाँ तो होंगे नहीं, दादू दयाल। इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। उसी टाइम बाबर वगैरह था, तो ये देखिए ओनली 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, तो चलिए देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राओं का पता किस कूट से लगता है, तो दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन सी 2 मुद्राएं थी। दाम तो था नहीं। रुपया तो शेरशाह सूरी ने चलाया था, यानी कि जीतल और टका। दूसरा और चौथा होना चाहिए, दूसरा और चौथा। तो ये देखिए, दूसरा और चौथा ही है। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, तो 1.50 या फिर 1.75 पर देखना। इवन क्वालिटी का डाटा आवाज़ सुनाई देगी। और क्वालिटी है 480। तो बिना बोले ये स्पीड सेट कर लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित बंतों को दिल्ली पर शासन किया था। इनको सही क्रम में लगा दीजिए। तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो बता दीजिए, पहले खिलजी, लोधी सबसे लास्ट में आएगा। एक सेकेंड। तो चलिए देखते हैं, पहले आएगा गुलाम। पहले गुलामों का गुलाम आएगा। गुलाम, फिर खिलजी,
और फिर आएगा सैयद, फिर लोधी। ठीक है, यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि पहले गुलाम शासन था ना। ठीक है, तो इल्तुतमिश वगैरह आएगा, उसके बाद खिलजी, फिर सैयद, फिर लोधी। ठीक है, ये देख लीजिए, आगे देखिए। निम्नलिखित नामों को उनके सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो बताइए पहले पहले कौन आएगा। ठीक है, बताओ। पहले गौरी आएगा, गौरी के बाद बताइए। एक सेकंड। पहले गजनबी, फिर गौरी, फिर चंगेज खान और फिर तैमूर। ठीक है, यानी कि 2 3 2 3 1 4, यानी कि 23 14 है कहीं। तो ये देखिए 23 14 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यही आंसर है। ठीक है, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। ठीक है, पहले कौन आएगा, पहले मोहम्मद महमूद गजनबी आएगा। ठीक है, फिर मोहम्मद गौरी, और फिर आएगा चंगेज खां। फिर चंगेज के बाद 1398 में इसका आक्रमण हुआ था। लेकिन पीसीएस में एक बार क्वेश्चन, कई बार एक बार क्या। ठीक फ्रेंड्स, तो समझ गए होगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है, बी 23 14। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना है, इनको सही क्रम में लगाना है। तो बताइए, इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। दिल्ली के जितने भी गुलाम वंश के शासक थे, इन सब की ट्रिक की वीडियो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो रुकनुद्दीन पहले आएगा, फिर मुबारक खान, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर आलम शाह। ठीक है, 1 2 3 4 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में भूमि नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसको कहते थे मसाहत। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, सैन्य विभाग। ठीक है, तो सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था अरीजे मुमालिक। ठीक है, ये यूपी बीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन चल रहे हैं। उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक था ये कपिलेंद्र। ठीक है, उड़ीसा के जो गजपति वंश के संस्थापक था, तो ये कपिलेंद्र था। ठीक है, आगे देखिए, कुल के 18। ठीक है, कुल के 18 शासकों को कम से कम 1/3 महिलाएं थी। ठीक है, तो बताइए, तो ये कौन थे। यह कथन किस पर लागू होता है। ठीक है, कुल, तो ये भौमकर पे लागू होता था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ये कह रहा है कुल के 18 शासकों में कम से कम 1/3 महिलाएं थी, यानी कि 1/3। तो यह कथन लागू होता था भौमकर पर। ठीक है, आगे देखिए, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो ये नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, इसके 3 गुलाम थे, इसके ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था नालंदा को। ठीक है, और क्यों नष्ट कर दिया था, ये कहानी है। ठीक है, जो मैंने कहा था बाद में सुनाऊंगा, तो अभी सुनाता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक कहानी है नालंदा के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड, कहानी सुनिए पहले, एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन तो आपने याद कर लिया होगा, ये पीसीएस का कभी फेवरेट क्वेश्चन था। ठीक है, बट आजकल ग्रुप सी डी एग्ज़ाम में ये छाया हुआ है। ठीक है, कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेते हैं। कभी कह देगा नालंदा और कभी कह देगा विक्रमशिला, तो इसका नाम याद रखना। तो जैसा कि मैंने बताया, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम थे। तो एक था बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, और एक था कुबाचा। ठीक है, तो इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन कर रहा था और कुबाचा लाहौर पर कब्जा कर रहा था, और ये बंगाल में छाया हुआ था। ठीक है, बट लेकिन ये मतलब अरबी वगैरह था। ठीक है, अरब देश वगैरह में उधर रहता था। ठीक है, तो जो इसका शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। तो इसके हो जाती है वहाँ पर अरब देश में, मतलब ये उधर रहता हुआ सऊदी अरब की तरफ, ईरान इराक की साइड। ठीक है, तो ये उसकी हो जाती है एलर्जी। तो इसके एलर्जी होने के बाद वहाँ के जो वैद्य वगैरह हैं, ठीक है, तो वो कुछ करते हैं इसके लिए, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, मतलब इसकी एलर्जी को ठीक नहीं कर पाते। तो फिर जो ये एक बार इससे मिलता है, किससे, अपने जो होता है, क्या कहता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि तू भाई इंडिया में आ जा, यहाँ पर एक से एक टॉप क्वालिटी के। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके एलर्जी वगैरह हो जाती है, बट मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा कि इसको भारत आने के लिए किसने इनवाइट किया था। ठीक फ्रेंड्स, बट इतना समझ लेना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, इसके एलर्जी हो जाती है, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि इसको भारत में किसने इनवाइट किया था। ठीक है, इसकी किसी के साथ फ्रेंडशिप थी, तो वो बंदा इसको इनवाइट करता है। ठीक है, वो बंदा इसको इनवाइट करता है कि तू इंडिया में आ जा,
इंडिया के जो वैद वगैरह है ना वो A1 क्वालिटी के हैं। ठीक फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इंडिया में बुलाया था। ठीक फ्रेंड्स, वो दिमाग से निकल गया कि उसका नाम। ठीक फ्रेंड्स, बट ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इतना कन्फर्म है। तो वो बंदा इसको कहता है तू इंडिया में आ जा, तेरी एलर्जी ने यहाँ पे आके ना 5-7 दिन में ठीक हो जाएगी, जो कि तू 2-3 महीने से इलाज करवा रहा है। जो अरब वगैरह के जो वैद्य वगैरह थे अरब कंट्री के, तो वो इसे ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ये आ जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, इंडिया में आ जाता है और कहाँ जाता है, नालंदा में। ठीक है, और नालंदा के जो एक प्रोफेसर होते हैं, आई थिंक उनका नाम अरविंद होता है। ठीक है, अरविंद नाम के प्रोफेसर होते हैं। और हमारे इंडिया के जो वैद्य वगैरह थे A1 क्वालिटी के थे, उस टाइम काफ़ी थेरेपी वगैरह मतलब पूरा ज्ञान था, आयुर्वेदिक ज्ञान था। तो ये जाता है नालंदा में और उससे कहता है अरविंद से। ठीक है, जो वहाँ का प्रोफेसर वगैरह होता है नालंदा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो उससे कहता है कि मेरे एलर्जी हो गई है और मैंने तुम्हारा यहाँ का नाम बहुत सुना है, तुम्हारा नाम सुना है, तो तुम मुझे एलर्जी ठीक कर दो मेरी। तो राहुल क्या कहता है, अरविंद जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी एलर्जी वगैरह ठीक कर दूंगा। ठीक है ना, तो वो ये कहते हैं मैं तेरी एलर्जी ठीक कर दूंगा। बट ये बख्तियार खिलजी होता है एक मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम होता है, और वो अरविंद होता है वो होता है हिंदू। ठीक है ना, वो होता है हिंदू। तो ये बख्तियार खिलजी ये कहता है कि मैं किसी काफिर। ठीक है ना, अब ये मत पूछना कि काफिर क्या होता है। ठीक है ना, काफिर वो होता है जो हिंदू मतलब जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता, मतलब जो मुस्लिम धर्म में या इस्लाम में विश्वास नहीं करता, उसको मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग काफिर कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब जो बंदा इस्लाम में विश्वास नहीं करता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई अग्रवाल है, कोई जाट है, कोई कुछ है। ठीक है ना, कोई ठाकुर है या कोई ब्राह्मण है, अगर आप भी हो। ठीक है ना, अगर आप हिंदू हो, अगर आप इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करते, तो आप एक काफिर हो। मैं भी एक काफिर हूँ एज़ पर इस्लामिक स्टेटमेंट। ठीक है, और इस्लामिक स्टेटमेंट ये कहती है काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है बख्तियार खिलजी कि तू एक हिंदू है, मैं तेरे यहाँ से दवाई नहीं खाऊंगा, अगर तूने मुझे छुआ ना तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अड़क कर दूंगा। ठीक है, तो ये राहुल से कहता है, क्या बोलता हूँ, अरविंद से कहता है कि तू मुझे बिना हाथ लगाए और बिना दवाई खिलाए अपने हाथ से, मतलब मैं किसी हिंदू के यहाँ से, काफिर के यहाँ से दवाई नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो राहुल देव, क्या बोल रहा हूँ मैं, अरविंद। ठीक है, बार बार राहुल का ही नाम याद आ रहा है। तो वो अरविंद जो प्रोफेसर होता है कहता है ठीक है मैं तुझे टच भी नहीं करूँगा और तेरी एलर्जी ठीक कर दूंगा 5-6 दिन में। ठीक है, तो अरविंद होता है जो वहाँ का प्रोफेसर, वो कहता है कि तुम मुझे ना कुरान ला के दे दो, जो तुम्हारी पुस्तक है ना, जो तुम्हारी पवित्र पुस्तक मानी जाती है, तो वो मुझे ला कर दे दो। ठीक है, तो ये प्रोफेसर थे, तो ये बाइबल वो क्या कहता हूँ कुरान मंगवा लेते हैं और ये रात भर कुरान को अपने पास रखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में। और जो ये कुरान के ना पहले से लेकर 150 पेज, ठीक है, 150 पेजों पे मतलब दवाई का लेप लगा देते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे। तो ये कुरान मंगाते हैं और कुरान पे ना पहले एक पेज से लेकर लगभग 100 पेज या फिर 150 पेजों पे दवाई का वो लेप लगा देते हैं, घोल। ठीक है, ठीक है ना, दवाई का घोल लगाने के बाद जो मॉर्निंग में फिर ये आता है बख्तियार खिलजी, मॉर्निंग में आता है, कहता ला भाई तू मुझे ठीक करने वाला था। तो वो कहता है हाँ मैं ज़रूर तुझे ठीक करूँगा बिना टच किए हुए तुझे। तो जो अरविंद होता है तो उसने मतलब कुरान के पेजों पे दवाई का लेप लगा देता है। तो कहता है जाओ आज इस कुरान के ना 100 पेज पढ़ दो। तो ये जाता है और कुरान लेके जाता है और वो कहता है 100 पेज पढ़ने के बाद मुझे दे जाना शाम तक और फिर अगले दिन ले जाना। ठीक है ना, तो ये 100 पेज पढ़ देता है जाके, और वो कुरान के जो कोने, कुरान के पन्नों पर, ठीक है ना, तो ये पढ़ने के लिए जाता है और वो पहले से ही उसने दवाई का लेप लगा रखा होता। कुरान के जो कोने के पन्ने होते हैं ना, पन्ने पे कोने पे, ठीक है ना, कोने पे यहाँ यहाँ लेप लगा देता है। कौन, अरविंद। ठीक है, अरविंद मतलब कुरान के जो कोने के पन्ने होते हैं ना, ठीक है, तो उन पन्नों के कोनों पर लेप लगा देता है दवाई का। और जैसे ही ये मतलब आपने देखा होगा जो मुस्लिम लोग कुरान वगैरह पढ़ते हैं तो वो थूक से, मतलब जो पेज पलटते हैं ना तो वो थूक लगा के पलटते हैं। हमारे इंडिया में भी कई लोगों की आदत होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये इधर से टच करता था पेज पलटने के लिए थूक लगा के, या फिर नीचे से ऐसे टच करता था पेज पलटने के लिए कोने से, तो जब ये टच करता था और वो थूक लगाता था वो दवाई इसके मुंह में जाती रही। ठीक है, मतलब मुंह से जीभ पे ये टच करता था फिर को पेज पलटता था। ठीक है, तो ये 100 पेज पलटता है तो वो दवाई बहुत सारी इसके अंदर स्टोर हो जाती है, वो जो घोल होता है दवाई का। ठीक है, तो समझ गए होगे। तो अगले दिन ये जाता है कि लो भाई तुमने मांगा था और मैंने 100 पेज पढ़ दिए। तो जो राव प्रोफेसर होता है अरविंद, ठीक है, तो वो अगले
100 पेजों के कोने पर और लेप लगा देता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे लेप लगा देता है कि ये पेज पलटेगा। ये दवाई इसकी पलटने के लिए थोक का इस्तेमाल करेगा, जीभ को टच करेगा, फिर कोने से पलटेगा। तो ये कहता है ले अगले दिन जाके 100 पेज और पढ़ दे, ठीक है ना। तो 100 पेज और पढ़ता है तो वो 100 दिन का 100 पेजों पे जो दवाई का लेप लगाया होता है वो और पेट में जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे एलर्जी उसकी धीरे धीरे ठीक हो जाती है 4-5 दिन बाद। तो ये 4-5 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब इस मंडे से प्रोसेस शुरू किया था, जो नेक्स्ट मंडे तक ये पूरा ठीक हो गया, ठीक है ना, लेप के द्वारा, जो लेप इसके पेट में गया था, ठीक है ना, जीभ के जरिए। तो ये जैसे ठीक होता है ना, अगले दिन आता है, ठीक है ना। अगले दिन कहता है भाई मैं मान गया तुझे, तूने मुझे बिना टच किए हुए ठीक कर दिया, ठीक है ना। तो अब वो ये कहता है तू एक बार ज़रा ये तो बता तूने मुझे ठीक कैसे किया। तो वो भाई बेचारा सीधा साधा बंदा होता है, अरविंद प्रोफेसर होता है। तो वो ये कहता है जब मैं तेरी कुरान पे ना रात को रखता था ना, तो तेरे कुरान के पन्नों पर कोनों पर यहाँ पर लेप लगा देता था दवाई का। और जैसे ही तू कुरान के पन्ने पलटता था अपनी जीभ से थूक लगाने के लिए या उंगली से टच करता था इस पन्नों को पलटने के लिए, तो वो लेप धीरे धीरे तेरे अंदर चला गया और धीरे 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 दवाई तेरे अंदर गई और तेरी एलर्जी ठीक हो गई। भाई इसको आ जाता है गुस्सा, ठीक है ना। ये इसको आ जाता है गुस्सा बख्तियार खिलजी को, और ये कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं तेरे हाथ से मतलब दवाई नहीं खाऊंगा किसी काफिर के हाथ से। तो ये एकदम फ़ौरन तलवार निकालता है और अरविंद की गर्दन उड़ा देता है, धड़ से अलग कर देता है। और जो हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, हमारे वहाँ के जो भी वेद वगैरह रखे हुए थे, बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर रखा हुआ था, इसको लगा देता है ये आग, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर देता है ये आग लगा के। और वो आग लगभग इतनी भयंकर लगी हुई थी, लगभग 3 महीने तक तो वहाँ से धुआं निकलता रहा था, ठीक है। 3 महीने धुआं निकलता रहा था, इतनी भयंकर आग लगी थी। हमारे सारे शास्त्र, सारे धार्मिक पुस्तकें वगैरह जलकर राख हो गई थी, ठीक है। लेकिन कुछ को बचाया गया, लेकिन फिर उनको वहाँ से लिख कर ट्रांसलेट कर लिया गया, लेकिन इतना सब वहाँ पर रखा हुआ था तो सब कुछ यहाँ से नहीं लिखा जा सकता था, इसी वजह से सब कुछ जलकर राख हो गया था, इस झंडू बाम की वजह से, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन ग्रुप सी वगैरह डी में पूछ लेता है, ठीक है। और उसे मार डालता है अरविंद को, तो अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता है, ठीक है। तो याद रखना। आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पर फिरोज शाह ने क्या क्या बनवाया था, तो बताइए फिरोज शाह ने क्या क्या बनवाया था, ठीक है। तो फिरोज शाह ने बनवाया था दीवान खैरात बनवाया था, बंदगान बंदगान होता था गुलामों के लिए, दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था, रोजगार कार्यालय, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। आगे चलिए, दिल्ली सल्तनत पर लगाए गए जो टैक्स वगैरह थे तो किस रूप में टैक्स लेते थे, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। पहला देखिए जक़ात, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जक़ात कौन सा होता था, मुसलमानों से कर्ज लिया जाता था, ठीक है। मुसलमानों से ये मतलब टैक्स लिया जाता था, उसको कहते थे जक़ात। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना पीसीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था तो उसको कहते थे जक़ात, ठीक है। और अगला देखिए, और तथा इसके प्रयोग से मुसलमान समुदाय के लाभ के लिए किया जाता है, ठीक है। जो मुसलमानों से कर लेते थे उसको कहते थे जक़ात। और जो भी कर वगैरह इकट्ठा होता था तो मुस्लिम समुदाय के लिए कहीं ना कहीं खर्च करते थे, ठीक है। खराज, ठीक है। ये गैर मुसलमानों से यानी कि हमारे हिंदुओं से लिया जाता था 1/10 या 1/2, ठीक है। 1/10 या फिर हाफ, ठीक है, यानी कि 50-50। और खुम्स, ठीक है। खुम्स युद्ध से प्राप्त धन का 1/5 होता था, ठीक है। मान लो आप युद्ध में जीत के लाए 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये का 1/5 यानी कि 20 रुपये आपको राजा को देने होंगे, ठीक है। याद रखना, इसको भी याद रखना। खुम्स क्या होता था, तो ये युद्ध में लूटा हुआ धन होता था, ठीक है ना। उदा, लास्ट देखिए उदा, तो उदा एक भू राजस्व कर होता था जो मुस्लिम देते थे, ठीक है। समझ गए होंगे चारों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ठीक है। डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एकदम। आगे देखिए, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किन की माता हिंदू थी, तो बताइए किन किन की माता हिंदू थी, बताइए बताइए। तो बताइए किन की माता हिंदू थी, तो ये निसारुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी। इन चारों की चारों जो मदर थी वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, ये देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्न यात्रियों को, ठीक है, तो मिला देते हैं अभी। निकोलो कोंटी, ठीक है। अब्दुल रजाक, डोमिनिगो, तो बताइए कौन कहाँ से आया था, ठीक है। तो बताइए निकोलो कोंटी, ये तो कई बार में सुना हुआ है, ये इटालियन था यानी कि दूसरा पहले, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, अथियानेसिस निकितीन, ठीक है, ये रूसी था यानी कि फिर पहला। अब्दुल रजाक तो ये ईरानी था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोमिनिगो ये भारतीय था यानी कि
2143 ठीक है। इसमें 2143 ऑप्शन नंबर सी है ठीक है। इसको याद रखना, ये अब्दुल रज़ाक कई बार पूछ लेता है, ईरानी था ठीक है। कई बार ये फारस भी लिखा मिल सकता है ठीक है। तो ये फारस वगैरह सब ईरान में पढ़ते थे उस टाइम ठीक है, याद रखना। और निकोलो कॉन्टी ग्रुप सी डी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। और डोमिनिगो ये फारसी क्या कहते हैं, पुर्तगाली था ठीक है। ये देख लीजिए आंसर। अगला देखिए ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, इनको सही क्रम में लगाना है। तो ये सबसे पहले हुआ था तुर्गिल का युद्ध ठीक है। तीसरा यानी कि पहले का तीसरा, क्या बोल रहा हूँ, पहले तीसरा आएगा ठीक है, तुर्गिल का युद्ध। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, यानी कि फिर दूसरा। और फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना, यानी कि चौथा। और फिर तैमूर का आक्रमण ठीक है, तैमूर का आक्रमण लास्ट में ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 3 2 1 4 1 ठीक है। ये देख लीजिए, आगे देखिए। सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को किस शासक ने संरक्षण दिया था, ये राणा कुंभा ने दिया था। इल्तुतमिश बलबन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का सामना किया था ठीक है। सल्तनत काल में बाह्य व्यापार की उन्नति हुई ठीक है। हिंदू भी मुसलमान संतों का आदर करते थे। उर्दू का विकास हुआ। तो उपरोक्त कथन सही है ठीक है। सल्तनत काल में ये तीनों चीज़ें हुई थी, याद रखना। मध्यकाल में बटाई, तो ये कल मैंने बता दिया, लगान निर्धारण करने का एक तरीका था ठीक है। आगे देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी तो ये होता था कौन, चौधरी ठीक है। ये देखिए, आगे देखिए। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम ठीक है, हिंदू मुस्लिम के वाद्य यंत्रों का सबसेट मिश्रण माना जाता है, तो ये सितार। आगे देखिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिश्रित या हिंदू इस्लामी उत्पत्ति का नहीं है, तो ये शहनाई से कोई लेना देना नहीं था ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता कि शहनाई कौन बजाता था, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई प्रसिद्ध है ठीक है। ग्रुप सी डी का एग्जाम में पूछ लेता है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे ठीक है। तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा फारसी थी। आगे देखिए, सल्तनत काल में राजभाषा फारसी थी, फारसी को दर्जा दिया था। आगे देखिए, वास्को डी गामा झंडू ये 1498 में आया था। लेकिन यूपी में कई बार ये पूछा, ये दूसरी बार भारत में कब आया था, तो 1502 याद रखेंगे। पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार आया था 1502 में ठीक है। काजू, आलू, तम्बाकू ठीक है, काजू, आलू और तम्बाकू। और प्रिंटिंग प्रेस ठीक है, ये कौन वगैरह लेकर आया था, तो ये हमारे देश में ये झंडू आम पुर्तगाली लेकर आए थे ठीक है। कई बार पूछा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय गवर्नर, भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था, तो ये था अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ठीक है ना। तो ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये यूपी में कई बार पूछा ब्लू वाटर पॉलिसी ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और द्वितीय गवर्नर था ये अल्बुकर्क ठीक है। अभी हम देख रहे हैं पुर्तगालियों को ठीक है, क्योंकि ये आया था 1498 में आया था ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे, आप पढ़ा तो रहे हो दिल्ली सल्तनत काल ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत काल 1526 तक था ठीक है। तो उस टाइम ये भी आए थे, तो थोड़ा इनको भी देख लेते हैं। ये भी दिल्ली सल्तनत काल में इनकी एंट्री हो चुकी थी ठीक है। बाकी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में ठीक है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को माना जाता है ठीक है। वापस आ गए दिल्ली सल्तनत पर। ससगनी चांदी का एक छोटा सा सिक्का होता था, 6 जीतल के बराबर होता था ये ठीक है। तबला, तो अमीर खुसरो ने ये तबला बजाते थे ठीक है। आगे देखिए, नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में शाही सचिवालय व्यंग था ठीक है, तो ये था दीवान हिंद था ठीक है। आगे देखिए, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान तो दबीर मुमालिक कहलाता था ठीक है, इसका प्रधान। आगे देखिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सिकंदर लोदी के काल में ये अब्दुल रजाक नहीं आया था ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो चांद बीबी तो ये अवध की शासिका नहीं थी, ये दक्कन की थी ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, यूपीपीसीएस के पालतू क्वेश्चन है। दीवान अर्ज ठीक है, दीवान अर्ज क्या होता था, ये सेना विभाग था ठीक है। तो ये पहले का चौथा ठीक है, पहले का चौथा दीवान रिसालत ठीक है। तो बताइए, दीवान रिसालत तो कई बार बता दिया है ठीक है। तो पहले का चौथा है
दीवान रिसालत तो ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। और दीवान इंसाफ ठीक है, यानी कि दूसरा दीवान इंसाफ ठीक है। तो दीवान इंसाफ क्या होता था बताइए ठीक है। दीवान इंसाफ होता था सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित ठीक है। और दीवान विजारत तो दीवान विजारत होता था वित्तीय मामलात से संबंधित ठीक है, यानी कि 4-2-1-3 है कहीं ठीक है। तो ये देखिए 4-1-2-3 ठीक है, 4-1-2-3 ठीक है। दोबारा देख लीजिए दीवान अर्थ तो ये वेरी वेरी मोस्ट सेना विभाग होता था ठीक है। ठीक है, तो ये एक सेना विभाग होता था, इससे बिलोंग करेगा। और दीवान रिसालत तो ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवान इंसा ठीक है, दीवान इंसा क्या था बताइए। तो ये था सरकारी पत्राचार व्यवहार से संबंधित। और दीवान विजारत तो ये वित्तीय मामले देखता था ठीक है। समझ गए होंगे, ये देख लीजिए आंसर। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ठीक है। शेरशाह ने सड़क बनवाई थी ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था, ये चैलगानी अमीर ठीक है। ये 40 तुर्क सरदार थे ना रजिया को, जिन्होंने मार दिया था ठीक है। और अकबर ठीक है, अकबर ने दैसाला ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा चलाई थी, ये सब पढ़ा दिया है। और ये इससे और शेरशाह सूरी ने सड़क बनवाई थी आजम, सड़क आजम ठीक है, याद रखना। तो ये देख लीजिए इसका आंसर मैंने दिखाया नहीं है ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन मैंने हाइड रखा है, तो आप देख लेना। जब मैंने मिलान भी करवा दिया है ठीक है। अकबर ने क्या बनवाया था, तो दाहिने साल यानी कि 3, मोहम्मद तुगलक 4 ठीक है। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 34 21 है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है। समझ रहे होगे, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए यहाँ पर शासक हैं और एक तरफ इनके भवन थे। तो ऐबक ने बनवाया था सुल्तानगढ़ी ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था बताइए, इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था ठीक है। तो बताइए, देखिए ऐबक ने बनवाया था सुल्तानगढ़ी ठीक है। और इल्तुतमिश ने बनवाया था, एक सेकंड गलत जा रहे हैं हम ठीक है, सब सही जाएंगे। ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है ठीक है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी बनवाई थी। बलबन ने बनवाया था क्या, किला खड़ी ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग बनवाया था, यानी कि 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर ए ऐबक ठीक है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा ठीक है। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अब चलते हैं कुछ यूपीएससी लेवल पर ठीक है, जहाँ भी ये बड़ी बड़ी स्टेट में मिल जाए तो समझ लेना वहाँ यूपीएससी खेल रही है ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है ठीक है। तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है। फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है, तो बता दीजिए। तो ये मुस्तरीफ ठीक है, ये शाही कारखाना होता था ठीक है। ये मुस्तरीफ एक शाही कारखाना होता था। आगे देखिए 80 नंबर क्या कहता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं 3-4 दिनों से कह रहा था ना आपको, ये क्वेश्चन आई ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रतिभूमि किसको कहते थे, ये यूपीपीसी में चारों की चारों पूछी हुई है ठीक है। तो प्रतिभूमि क्या होती थी, भूमि जो 2-3 साल से जोती नहीं गई है उसको कहते थे प्रति ठीक है, यानी कि पहले का। दूसरा पोजल ठीक है। पोजल कौन सी भूमि होती थी, पोजल भूमि कहते थे लगभग प्रत्येक वर्ष जो कृषि होती थी भूमि ठीक है, प्रत्येक वर्ष पर मतलब प्रत्येक साल यानी कि पर ईयर, यानी कि हर साल जिस भूमि पर खेती होती थी, कृषि होती थी, तो उसको कहते थे प्रतिभूमि, यानी कि पहला। बंजर ठीक है, बंजर किसको कहते थे, तो बंजर भूमि को बंजर भूमि कहते थे। और चांचड़ ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसी में कई बार पूछा। चांचड़ क्या भूमि होती थी, भूमि जो 2-3 साल से अधिक समय तक बंजर रहती है, तो उसको चांचड़ कहते थे ठीक है। ये मैंने 2-3 दिन पहले भी इस वर्ड का जिक्र किया था, चांचड़, इसको याद रखना, ये यूपीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है ठीक है। चांचड़ कई बार पूछा है। मतलब प्रतिभूमि वो होती थी जो 2-3 वर्ष तक जोती नहीं गई हो, उसको मतलब 2-3 वर्ष तक उस पर हल वगैरह ना चलाया, उसको कहते थे प्रति। और पोजल भूमि वो होती थी जिस पर हर साल खेती होती थी ठीक है। और बंजर भूमि तो जानते ही, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैरन ठीक है, बैरन। और चांचल भूमि होती है जो 3-4 साल से अधिक से ऐसी भूमि पड़ी हो ठीक है, उसको कहते थे चांचड़ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ बता रहा हूँ, जो कि मैं कहा था ठीक है, मैं आपको एकदम डिटेल में कराऊंगा। तो चलिए देखिए, निकितिन रूस से आया था ठीक है, निकोलो कॉन्टी तो ये इटालियन था ठीक है।
और बारबोसा पुर्तगाली था, अब्दुल रज़ाक ईरानी था। ठीक है ना, अभी ऊपर मिलान करवाया था ना, बारबोसा पुर्तगाली और जो क्या कहते हैं निकोलो कोंटी इटालियन और ये अब्दुल रज़ाक तो ये ईरानी था और निकितिन ये रूसी था। ठीक है, मिलान करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे देख सकते हो। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये मार्को पोलो नहीं आया था और ये एक इटली का यात्री था। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार के चारों युद्ध। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इनके ऊपर। कलंग का युद्ध 261, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192। ठीक है, मिलान करने की जरूरत नहीं है, अब मिला लेना। सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत काल में अधिकतर अमीर किस वर्ग के थे, तो ये तुर्क वर्ग के थे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अमीर वर्ग थे वो अमीर सुल्तान थे तो वो तुर्क वर्ग से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसको देखिए, प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसके ऊपर एक कहानी है, बाद में सुनाऊंगा क्योंकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। कलिंग के युद्ध के ऊपर एक कहानी है। डिपेंड, लोग कहते हैं कि कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में, सिकंदर ने उसको पोरस को हरा दिया, तो ये गलत है। डिपेंड, सिकंदर पोरस को हरा नहीं पाया था। उस टाइम सिकंदर के साथ एक क्या कहते हैं इसका लेखक वगैरह ये इतिहासकार रहता था। ठीक है, जैसे ही ये कुछ करता था तो वो तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लेता था। ठीक है, लेकिन कई लोग बताते हैं ये युद्ध में, कलिंग का युद्ध, सिकंदर हार गया था। और लेकिन जो ये लेखक है ना, ये बताता है कि सिकंदर जीता था। भाई ये इसका लेखक है तो अपने मालिक की कोई बुराई थोड़ी करेगा। ठीक है ना, जो ये इसका लेखक वगैरह था वो डायरी में नोट करता रहता था। अब ये हारने के बाद तो ये अपने मालिक सिकंदर की बुराई थोड़ी लिखेगा। ठीक है ना, तो ये बताता है कि हम जीते थे। ठीक है ना, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध कई बार ये बताया जाता है कि अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था, लेकिन आप गूगल करोगे ना तो ये जो युद्ध हुआ था ना ये टाई हो गया था। ठीक है, टाई हो गया था क्योंकि जो युद्ध जीता माना जाता था उसके ऊपर 3 शर्तें लागू होती थी, या तो आपने सबसे ज़्यादा दूसरी पार्टी के सैनिक मारे हों, ठीक है, या फिर आपने सीधा राजा पर ही अटैक करके उसे मार डाला हो, तब आप जीते माने जाते थे, या फिर सबसे ज़्यादा कैदी किसके सबसे ज़्यादा बंदी बना लिए गए थे। तो इन तीनों कंडीशन के ऊपर युद्ध जीता हुआ माना जाता था। लेकिन जो ये राणा प्रताप है ना, इन तीनों कंडीशनों पर खरा उतरा था। अकबर की इसमें वाट लगा दी थी, आप नेट पर सर्च करके देखना तो वहाँ भी ये लिखा मिलेगा कि युद्ध अनिर्णायक था, मतलब कोई नहीं जीता था। लेकिन हमारे ऊपर इतिहास थोपा जाता है कि अकबर इस युद्ध को जीता था, तो भाई जीता था। एग्जाम में अगर नंबर चाहिए हो तो अकबर को ही जिताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इतिहास हमारे ऊपर थोपा जाता है। वो कहते थे ना कि लोग बताते हैं कि अकबर महान था, तो अकबर बिल्कुल झंडू शासक था, झंडू। ठीक है ना, तो अकबर बिल्कुल झंडू शासक था। क्यों झंडू था? क्योंकि सब किस्मत किस्मत की बात है। अकबर बिल्कुल निठल्ला था, जीरो। जीरो क्यों था? क्योंकि वो अंगूठा छाप था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, अनपढ़ होने के बावजूद वो इतने दिन इतने साल हमारे देश के ऊपर शासन कर गया। और लेकिन जो बीरबल था ना, वो A1 क्वालिटी का बंदा, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो कभी राजा नहीं बन पाया। तो सब किस्मत की बात है। अकबर अनपढ़ होते हुए, अंगूठा छाप होते हुए शासन में राजा बना रहा और लोग उसे महान बताते, लेकिन बीरबल पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कभी राजा नहीं बन पाया। तो सब किस्मत की बात है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि नारियाँ जलती रही सती में। ठीक है, नारियाँ जलती रही सती में, भेड़िए तब भी मौन थे। और हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान थे, तो मैं पूछता हूँ राणा प्रताप कौन थे? ठीक है, तो राणा प्रताप कौन थे? तो राणा प्रताप भी तो महान ही थे। ठीक है, सती प्रथा वगैरह सब मैंने पढ़ाया है ना आपको डिटेल में। जो सती प्रथा होता था, मान लो कोई लड़की है, मैरिड कपल है, ठीक है, मान लो उसका हस्बैंड मर गया है, तो उस लड़की को भी अपने पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था चिता में। ठीक है, जब वो जलाया जाता था तो उस लड़की को भी, जो इसकी विधवा हो जाती थी, तो उस लड़की को भी या उस औरत को भी जिंदा जलना पड़ता था उसकी चिता में पति के साथ। उसको कहते थे सती प्रथा। ठीक है, तो नारियाँ जलती रही सती में, भेड़िए तब भी मौन थे। लेकिन हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान था, तो मैं पूछता हूँ राणा प्रताप कौन थे? तो महान तो वो भी थे। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, बाकी कहानी तो इनके ऊपर, हर युद्ध के ऊपर है। ठीक है, इसको याद रखना। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, UPPCS का कई बार पूछा है। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध, तो ये देख लीजिए आंसर। आगे चलिए, ये हो गया है। ठीक है ना, सिकंदर जीता नहीं था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमें सिकंदर को ही जिताना है, वरना 1/3 माइनस मार्किंग है, तो माइनस मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान को अरब यात्री ने स्वर्ण का द्वार कहा था? तो ये मुल्तान को। ठीक है, स्वर्ण का घर कहा था तो मुल्तान को। आगे देखिए, अगर ये क्वेश्चन ये पूछ ले कि मक्का का द्वार किसको कहते थे? मक्का का द्वार कहते थे सूरत नगर। ठीक है, गुजरात में पड़ता था वो सूरत। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। आगे देखिए, उत्तर भारत में तुर्कों की विजय के एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, तो ये था एम हबीब, ऐसा बताते हैं। ठीक है, ये कथन था एम हबीब का। आगे देखिए,
किस विद्वान को हुज्जत उल इस्लाम कहा जाता? तो ये था अबू हमीद मोहम्मद अल गज्जाली। अजीब ही नाम है बट अच्छा है जो भी है। ठीक है, आगे देखिए दक्षिणी तट पर मोल पाओ। ठीक है, दक्षिणी तट पर मोपलाओं को किसके शिष्य ने इस्लाम में धर्मांतरित कर दिया था? तो ये था अब्दुल्ला गारजी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, अब्दुल्ला खजारी। ठीक है, मतलब दक्षिणी तट पर जो मोपला थे ना, तो इनके शिष्यों को मतलब इस्लाम में धर्म में कन्वर्ट कर दिया था, तो अब्दुल्ला खजारी के शिष्य वगैरह थे। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भूमि मापने पर लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता था? तो ये खम्स। ठीक है, खम्स कौन होता था? तो ये मैंने सब अभी पढ़ाया है ना, क्या था ये खम्स? तो ये युद्ध में लूटी गई भूमि को खुम्स या खम्स कहते थे, और 1/5 सौ का 1/5 यानी कि 20 रुपये अब सरकार को दोगे, यानी कि राजा को जमा कराओगे। ठीक है, आगे देखिए दीवाने कोहिट, तो ये राजकीय भूमि होती थी। आगे देखिए 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इब्न बतूता, तो ये उत्तरी अफ्रीका से आया था, मोरक्को से। ठीक है, दिल्ली में 5 शासन काल देखे हमने। ठीक है, 5 राजवंशों ने राज किया है। अलम खाना। ठीक है, अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? ये पटाखा वगैरह बनता था, पटाखाओं से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पर गोला बारूद बनता था। स्लेब। ठीक है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था? तो इब्राहिम लोधी वंश के थे, गुलाम वंश के नहीं थे। ठीक है, और ये तीनों गुलाम हैं। ठीक है, ये तीनों गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, तो ये इब्राहिम लोधी नहीं था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब गुलाम वगैरह थे। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, बलबन भी इसके एंट्री था इल्तुतमिश के। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आगे देखिए सल्तनत की केंद्रीय सरकार निम्नलिखित में से अधिकारियों में सबसे बड़ा होता, सबसे बड़ी पोस्ट होती है नायाब मुल्क। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होगी, देख लो 100 क्वेश्चन भी नहीं है, और मैंने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, बिल्कुल धीरे से पढ़ाया है, क्योंकि गले में बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया 2-3 दिन से। ठीक है, आगे देखिए सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर ठीक है, कौन सा कर यानी फिर कौन सा टैक्स संग्राहक का कार्य नहीं था? तो ये पटवारी। ठीक है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्राहक का कार्य नहीं करता था? तो ये पटवारी। ठीक है, पटवारी वगैरह टैक्स वगैरह नहीं वसूलता था। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उर्द ए। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ हो सकती है। उर्द ए मुल्ला। ठीक है, उर्द ए मुल्ला क्या था? तो ये एक शाही शिविर होता था। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आज कॉलेज में शिविर लगेगा या कैंप लगेगा, तो ये दिल्ली सल्तनत वाले कैंप लगाते थे या फिर शिविर लगाते थे, उसको कहते थे उर्द ए मुल्ला। ठीक है, उर्द ए मुल्ला, उर्द ए मुल्ला। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जो अब लास्ट वीडियो आएगी, ठीक है, तो वो दिल्ली सल्तनत की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हमने बहुत ही डीप में पढ़ा, एकदम एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।